नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। दिन भर की सबसे बड़ी सुर्खियों को आज शाम को एक ही क्लास में समेटने के प्रयास किया जा रहा है आपको बताने का कि रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा संकट भारत में किस प्रकार से चर्चा का विषय बना हुआ है, भारत सरकार इस पर क्या निर्णय लेने जा रही है और भारत से दुनिया को क्या उम्मीदें हैं। इन तमाम बातों को आज के सेशन में कवर करेंगे और बताएंगे कि युद्ध के पहले दिन में किस किस प्रकार से हथियारों का उपयोग हुआ, दुनिया के किस कॉर्नर में क्या हलचल रही। तमाम बातें आज के इस सेशन में कवर करने का आप सभी के साथ प्रयास किया जाएगा। सबसे पहली सुर्खी जो आप सबके साथ साझा की जा रही है वो ये है कि हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर। प्रधानमंत्री के द्वारा अपने कैबिनेट स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सारे बड़े अधिकारियों को, सारे बड़े जो मंत्री हैं कैबिनेट स्तर के, उन सबको बुला करके पूछा गया है कि इस विषय पर भारत की क्या ओपिनियन होनी चाहिए या फिर भारत को किस प्रकार से रवैया अपनाना चाहिए। हाई स्तरीय बैठक अभी चल रही है। जैसे भी कोई अपडेट इसके अंदर मिलेगा तो सुबह जो हमारा आरएनए का सेशन होगा उसके अंदर सुबह का जो पहला ही सवाल है वो युद्ध विशेषांक होने वाला है, युद्ध पर अपडेट होने वाला है। रात भर की सारी अपडेट सुबह सुबह आपको पहले ही सवाल में मिल जाएगी। हम तब तक आपको ये सारी जानकारियां भी साझा करेंगे, लेकिन इस बैठक की आपात होने की सबसे बड़ी वजह क्या है इसको जानने का प्रयास करते हैं। फिर प्यारे साथियों, असल में भारत के प्रधानमंत्री से उम्मीद की जा रही है कि यूक्रेन के क्राइसिस पर वो पुतिन को समझाने का प्रयास करेंगे। आप पूछेंगे कि ऐसी स्थिति क्यों आई, भारत के प्रधानमंत्री से इस बारे में क्यों उम्मीद की जा रही है कि वो पुतिन को समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसके बारे में आपको हम एक बहुत ही सकारात्मक वीडियो दिखाना चाहते हैं। एक वीडियो है, वो वीडियो है यूक्रेन के भारत में एम्बेसडर का, जिन्होंने अपने बयान में कहा है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री, जो कि दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट नेताओं में से एक हैं, अगर पुतिन को समझाएंगे तो निश्चित ही यह मसला शांत हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि वर्तमान में इस पूरे की पूरे युद्ध क्रम के दौरान जर्मनी, फ्रांस के नेता जाकर के पुतिन के पास बैठक कर चुके हैं, लेकिन सबकी बातें बेनतीजा रही। वहीं यूक्रेन जो कि वार पीड़ित है वो भारत से सहायता मांग रहा है और उम्मीद करता है कि भारत के प्रधानमंत्री उनसे बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे। आइए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, एक वीडियो साझा करता हूं, आप उसे जरा देखें। One of the most powerful and respected world leaders is Modi ji. We are expecting that Modi ji will try to influence somehow Putin. We shall be also most grateful to the Modi ji for some words of support and maybe practical assistance to Ukraine. इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर चाहें, जो कि वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल नेताओं में से हैं, तो वो पुतिन को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसा यूक्रेन की भारत से उम्मीदें हैं। अब चर्चा करते हैं कि अब तक भारत जो काम करने जा रहा है, क्या वो भारत यूक्रेन और रशिया के बीच में मध्यस्थता करेगा। ये बातें तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इससे पहले आपको दिन भर की सारी सुर्खियों से अवगत कराते हैं। आपको बताते हैं कि रशिया के द्वारा किस प्रकार से यूक्रेन पर नुकसान पहुंचाया गया है। आइए साथियों, आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं जिसमें कि आप देख रहे हैं कि रशिया ने लगभग 74 यूक्रेन के मिलिट्री फैसिलिटीज को, जिनमें से 11 एयर बेसेस शामिल हैं, उन्हें खत्म कर दिया है। साथियों, यूक्रेन के द्वारा रूस के द्वारा यूक्रेन में जो हमले किए गए हैं, अगर आप यूक्रेन का मैप देखते हैं तो आप इस बात को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि इनके द्वारा किए गए जो कारनामे हैं वो अब यूक्रेन के मध्य तक पहुंच गए हैं। अगर आप यूक्रेन का पश्चिमी हिस्सा देखते हैं तो ये जो रेड डॉट आपको दिख रहे हैं, इन डॉट्स तक रूस के द्वारा हमले हो चुके हैं। यानी कि जो क्षेत्र रूस अपने चारों तरफ से कवर करके रखा हुआ है
उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। हमलों की कुछ फुटेज हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रयास किया है कि आप तक वही सारी फुटेज और वही सारी न्यूज़ दिखाई जाए जो कि ट्विटर द्वारा वेरीफाइड अकाउंट्स के माध्यम से साझा की जा रही हैं। हम अपनी न्यूज़ की सारी पुष्टि ट्विटर के द्वारा दिए गए ब्लू टिक के आधार पर कर रहे हैं। इस आधार पर हम आपके साथ में ये सारी जानकारियां साझा कर रहे हैं। 24 फरवरी के दिन शाम 4:30 बजे की ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें कि एक वेयर हाउस पर, आप तारीख के साथ इसे देख सकते हैं, एक गोडाउन के ऊपर, जो कि यूक्रेन के उड़ीसा रीजन में है। उड़ीसा रीजन जो कि बिल्कुल नीचे की तरफ है, ब्लैक सी के उत्तर की तरफ है, क्रीमिया के पश्चिम की तरफ है। इस उड़ीसा रीजन के ऊपर हमला हुआ और इस हमले की फुटेज आपके सामने यहां पर साझा की जा रही है। आप देख सकते हैं ये एक वेयर हाउस है, एक गोदाम है, जिसमें कि हथियार रखे हुए हैं ऐसा माना जा रहा है। और इस जगह पर रशिया के द्वारा हमला किया गया। यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ना केवल कीव बल्कि यूक्रेन के ऊपर सभी तरफ से हमले हो रहे हैं और उन सभी तरफ से हमलों को आप अपने द्वारा इस वीडियो में होता हुआ देख रहे हैं। यह आपके सामने न्यूज़ है। साथियों, इसी प्रकार से आपके सामने कुछ और वीडियो फुटेजेस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। यहां पर ये वीडियो फुटेज है। नाटो सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन इसी तरफ आप दूसरी तरफ देख सकते हैं हेलीकॉप्टर्स के द्वारा किस प्रकार से बम हमले बरसाए जा रहे हैं। ये कीव के ताजा हालात हैं। रूस इस समय यूक्रेन के अंदर एंट्री कर चुका है। आप उन दृश्यों को देख रहे हैं। यहां पर डैमेज की हुई एक कॉम्प्लेक्स के बाहर खार्किव रीजन में एक मृत पड़ी बॉडी के दृश्य आपके सामने साझा किए जा रहे हैं। यूक्रेन के द्वारा मिसाइल अटैक जिन जिन जगह पर किए गए हैं उनके नजारे कुछ इस प्रकार से यूक्रेन के अंदर धुआं के माध्यम से उठ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन ने किस प्रकार से घनी आबादी क्षेत्रों को टारगेट किया है, मतलब रूस ने किस प्रकार से घनी आबादी क्षेत्रों को टारगेट किया है। आप देख सकते हैं यूक्रेन के अंदर कई जगह जिंदा कारतूस पड़े मिल रहे हैं। कई जगह बम धमाकों के बाद की स्थितियों में लोग बड़ी कियोस्क की स्थिति में वहां से दौड़ दौड़कर भाग रहे हैं। ये आप स्थितियां देख सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यहां पर रूस के द्वारा जो हमले किए गए हैं उसके दृश्य यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। साथियों, वहीं दूसरी ओर अगर हम एक और नजारा देखें तो मैप के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि यूक्रेन के जो दक्षिण का हिस्सा है, जिसको आप क्रीमिया के नाम से जानते हैं, वर्ष 2014 में जिस हिस्से के ऊपर रशिया के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, उस हिस्से से कुछ फुटेज जारी हुई है। ये एएफपी न्यूज हाउस है, उसके द्वारा जारी की गई इस न्यूज को अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपको एंट्री करते हुए कुछ हेलीकॉप्टर, ये कुछ ट्रक्स दिख रहे हैं जो कि क्रीमिया के अंदर से एंट्री कर रहे हैं। यूक्रेन बॉर्डर के अंदर अब क्रीमिया वाले क्षेत्र से होते हुए ये ट्रक्स अपने साथ में बड़ी मात्रा के अंदर, और ये देखिए टैंकर्स जो हैं ये अपने साथ रूस के माध्यम से चलते हुए और यूक्रेन के मेनलैंड यूक्रेन में एंट्री करते जा रहे हैं। पूरा विश्व इस समय इस इंतजार में है कि अमेरिका कहां चला गया। पूरा विश्व इस इंतजार में है कि जिस प्रकार से यूक्रेन को अपनी सहायता का वादा करके उसने भड़काया, आज वो कहां है जब यूक्रेन के ऊपर हमला हो रहा है। अभी जो प्राप्त ताजा जानकारी है उसके अनुसार जो बाइडेन के हवाले से ट्वीट आया है और वो ये है कि वो रात 11 बजे, अपने इंडिया में जब रात 11 बज रहे होंगे, तब बाइडेन के द्वारा पूरे देश के नाम संबोधन दिया जाएगा। संबोधन का मतलब है कि वो दुनिया को बताएंगे कि वो क्या विचार रखते हैं या फिर इस युद्ध में वो किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। हो सकता है कि वो केवल इन परिस्थितियों का इंतजार कर रहे हो और यूक्रेन से कहें कि आपको किसी भी प्रकार के हथियार की जरूरत है तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। साथियों, विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका केवल एक व्यापारी की ही भूमिका आज तक निभाता आया है। विश्व युद्ध फर्स्ट हो या विश्व युद्ध सेकंड हो, जब जब युद्ध की दशाएं बनी तो वो डायरेक्ट कभी भी किसी देश को आगे से हिट नहीं किया। उसने केवल उन्हीं ठिकानों को अपना टारगेट बनाया जब उसके निजी क्षेत्र पर किसी देश ने हमला किया हो। यूक्रेन जैसे देश को भी अमेरिका इस समय भी, यानी संकट के काल में भी, हथियार बेचने से पीछे नहीं हटेगा। यह मेरा प्रेडिक्शन है, क्योंकि जिस प्रकार से आज तक हमने विश्व इतिहास पढ़ा है, यूके और फ्रांस जो कि कभी दुनिया के बहुत ताकतवर देश हुआ करते थे, जब ये विश्व युद्ध में इन्वॉल्व थे तो अमेरिका ने केवल इन्हें अपने हथियार बेच बेचकर, इनके लिए तपदार्थ तैयार करके पका माल बना बनाकर बेचा
और इनसे धन कमाया और आज अमेरिका ताकतवर बन गया। स्थितियां अगर यही रही तो ये यूक्रेन से भी यही हालात होते हुए देखना चाहता है। यूक्रेन को ये हथियार बेच करके और पैसे कमाना चाहता है, क्योंकि आज पूरा दिन निकल चुका है, पूरी रात जा चुकी है कल की, तब से लेकर हमले चल रहे हैं। कोई भी अभी तक नाटो की तरफ से, ना यूरोपियन यूनियन की तरफ से, ना फिर अमेरिका की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है। केवल सैंक्शंस का डर दिखाया जा रहा है, जिससे कि रूस को कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप देखते हैं अन्य घटनाओं के अंदर, आपके सामने कुछ तस्वीरें यहां पर दिखाई दे रही हैं, आप उनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पर हमलों के बाद के फरकच्चे बचे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं भारत के जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं कीव में, उनके क्या हालात हैं। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय एम्बेसी ने आज 3 बार अपने द्वारा सूचनाएं जारी करी हैं, एडवाइजरी जारी करी है। इन्हीं एडवाइजरियों के अंदर भारत का जो यूक्रेन के अंदर जो एनवॉय है, उनके द्वारा अपना एक वीडियो मैसेज सर्कुलेट किया गया। ये उन तमाम परिवारजनों के लिए है जिनके बच्चे बाहर पढ़ने गए हुए हैं। आप भी इस वीडियो को जरूर सुने। Namaskar, I'm Partha Satpathy, the Ambassador of India in Ukraine. I'm speaking to you from Ukraine. The Embassy of India in Kyiv continues to operate round the clock 24/7. Today morning, early morning, we woke up to the news that Kyiv is under attack. The whole of Ukraine is under attack. This has of course generated a lot of anxiety, uncertainty and created tension in the air. I would like to assure all of you that the Embassy of India continues to operate around the clock, looking out for the safety and security of all Indians here. With the news of the war, the airspace has been blocked, therefore our special flights have been affected. Roads are also choked and train services have been disrupted. In this scenario, my advice to all of you is to stay wherever you are, in your normal areas of habitation. If you are in transit, please go back to your normal areas of habitation. And if you are stranded, इनके द्वारा भारत के नागरिकों को यह अश्योर कर दिया गया है कि हम पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। भारत के जितने भी नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं, हम उनके लिए पूरी तरह सहायता कर रहे हैं, और जो नागरिक वहां पर हैं उन सबको उनके सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। भारत के द्वारा यहां पर ये एम्बेसी की तस्वीरें जारी की गई हैं। एम्बेसी की तस्वीरों के बाहर अब किसी भी प्रकार का कियोस्क यूक्रेन में नहीं है। सभी बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। भारतीय नागरिक यहां पर सुरक्षित हैं। ये सारी की सारी जानकारी हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा भी साझा कर दी गई हैं। वहीं बात की जाए कि यूक्रेन के लोगों पर इसका क्या असर है, तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूक्रेन के लोग जो हैं वो अपना देश छोड़ करके पलायन करना शुरू कर चुके हैं। ये तस्वीरें हैं किसी बस स्टैंड, किसी रेलवे स्टेशन, किसी एयरपोर्ट पर, जो कि कॉमन रूप से देखी जा रही हैं। लोग यहां से अपने घरों को छोड़ करके यहां से पलायन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा युद्ध का सदमा होता है कि सेनाएं युद्ध लड़ती हैं, राजनेता युद्ध लड़ते हैं और आम जनता रिफ्यूजी बन जाती है। और इन दृश्यों को आप देख रहे हैं कि लोग यहां से शिफ्ट होकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसी बीच में यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि हमने अपने कानूनों में परिवर्तन कर दिया है। परिवर्तन इस बात का, यदि कोई भी यूक्रेन का नागरिक गन ले जाना चाहता है, पासपोर्ट लाए, गन ले जाए और युद्ध में शरीक हो जाए। आप जान सकते हैं ये परिस्थितियां केवल किसी देश के अंदर तभी आती हैं जब वो एक्सट्रीम पैनिक सिचुएशन में होता है। यानी प्रत्येक आम नागरिक को आह्वान दिया गया है कि यदि आप में से कोई भी यूक्रेन की तरफ से देश के लिए लड़ना चाहता है तो हम अपने वेपन्स उन्हें उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। ऐसा यहां के राष्ट्रपति के द्वारा कह दिया गया है। यहां पर पूरी तरह से यह कह रहे हैं कि हम अपने द्वारा कोशिश कर रहे हैं कि हम यूरोप के देशों के साथ गठबंधन बना करके इस युद्ध के अंदर जो भी कार्य हो सके हम वो करते चलें। साथियों, अब बात करते हैं आपसे रूस के द्वारा क्या कहा गया है। रूस के द्वारा कहा गया है कि यह युद्ध की शुरुआत नहीं है तो क्या है, ये दिस इज द एंड ऑफ वॉर। हम युद्ध की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, हम इसे खत्म कर रहे हैं। अर्थात जब विपक्षी बचेगा ही नहीं तो युद्ध किससे किया जाएगा। अर्थात इनका आप एस्टीम देखिए, एक देश के ऊपर चढ़ाई की जाती है और देश के ऊपर चढ़ाई करके बोला जा रहा है कि हम तो
इस युद्ध को खत्म करने के लिए बात कर रहे हैं, यानी कि एक ही बार में इस मामले को साफ कर देंगे। ये रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान है। इनके स्पोक पर्सन का कहना है, फर्स्टली दिस इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ वॉर, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर ट्राइंग टू प्रिवेंट डेवलपमेंट्स दैट कुड एस्केलेट इनटू ए ग्लोबल वॉर। हम विश्व युद्ध से बचने का प्रयास कर रहे हैं, हम तो इस युद्ध को खत्म कर रहे हैं। यह इनका एक अलग ही लेवल का प्रयास है। यूक्रेन की डिफेंस के द्वारा कह दिया गया है कि जो भी व्यक्ति अपने साथ हथियार ले जाके युद्ध में जाना चाहता है वो इस युद्ध के अंदर साझा हो सकता है। वहीं पर तमाम प्रकार की न्यूज ये आ रही हैं कि किसने किसके कितने विमान गिराए। यूक्रेनियन मिलिट्री प्लेन जिसमें 14 लोग जा रहे थे वो कीव के नजदीक रशिया की सेना के द्वारा मार गिराए गए हैं। रशिया ने कहा है कि उसने 70 मिलिट्री टारगेट्स को खत्म किया है, 11 एयरफील्ड्स को खत्म कर दिया है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि रशिया ना केवल इतना कर रहा है बल्कि साइबर अटैक्स के माध्यम से पूरे की पूरे यूक्रेन के नेटवर्क को ध्वस्त कर रहा है। प्लस जो वर्ल्ड की मीडिया न्यूज कवर कर रही है उसको कहा गया है कि न्यूज में केवल वही प्रकाशित किया जाए जो वाकई में स्थितियां हैं, यानी कि आप अतिरिक्त रूप से मसाले लगा के न्यूज प्रदर्शित ना करें। रशिया वार्न मीडिया अबाउट व्हाट इज पब्लिश्ड ऑन सिचुएशन इन ईस्टर्न यूक्रेन, आप उसके लिए केयरफुल रहे, ऐसा रशिया के द्वारा चेतावनी भरे लहजे में कह दिया गया है। अब एक बहुत बड़ी न्यूज ये निकल कर आ रही है कि जैसे ही, क्योंकि देखिए सब कुछ चल वैसे ही रहा है जैसा प्रिडिक्ट किया गया था। प्रिडिक्शंस में हमारी प्रिडिक्शन थी कि जैसे ही यूक्रेन पर हमला होगा, चीन जो है वो रूस का साथ इसलिए दे रहा है कि तुरंत इसके बाद चीन ताइवान पर चढ़ाई कर देगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा साथियों, अभी की एकदम जो ताजा खबर है, मैं कह रहा हूं दिन भर की सारी ताजा खबरें आज के सेशन में मैंने आपके लिए कवर कर ली हैं। आप देख सकते हैं साथियों, ये शाम की खबर है, अभी की खबर है, जिसमें ताइवान की मिनिस्ट्री ने कहा है कि 9 चाइनीज एयरक्राफ्ट उनके एयर स्पेस में एंट्री कर चुके हैं। यानी कि चाइना के द्वारा भी एयरक्राफ्ट जो हैं वो ताइवान में एंट्री कर चुके हैं। यानी कि आप पूरी तरह से माहौल देखें, हर ताकतवर के द्वारा एक कमजोर को दबाया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में नाटो फोर्सेस जो दुनिया के लिए एक अपने आप में गठन का या संगठन का साहस बनकर खड़ी होने का दावा करती थी, वो सब फुस्सी पटाके पड़ी हुई हैं। मैं आज दिन भर एक भी वीडियो नहीं डाला, आप यकीन मानेंगे मैं मेरे प्रेडिक्शन में गलत था। मैं इंतजार कर रहा था कि बाइडेन जैसे ही ये पक्ष लेंगे या नाटो जैसे ही ये अनाउंस करेगा कि हम यूक्रेन की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, मैं उसी समय पर वीडियो करूंगा, मैं उससे पहले वीडियो नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई युद्ध हो रहा है तो 2-4 तो विमान गिरेंगे ही, कुछ ना कुछ तो खबरें आएंगी ही। मैंने कहा ये सब बाद में ली जाएंगी। मैं एंड में अब आपके सामने इसलिए आया हूं क्योंकि अब मैं केवल नुकसान होता हुआ देख रहा हूं, किसी को डिफेंस में आते हुए देख ही नहीं रहा हूं। इसलिए अंत में मैंने आपके लिए फिर ये वीडियो बनाया दिन भर के इंतजार के बाद। अदरवाइज आज दिन भर मैंने न्यूज पर यह नजर बना के रखी हुई थी कि काश कोई यूक्रेन की तरफ से भी आएगा, लेकिन ऐसे दोस्त का क्या करें साहब, जो आपको शाबाशी देकर के आगे चढ़ा तो दे, लेकिन जब आप आगे आ जाएं तो वो 4 कदम पीछे सरका ले जाए। यही हाल अमेरिका ने किया है।